एक लड़की वीरान पड़ी हुई खंडर पड़ी हुई हवेली के पास से गुजरती है अपने माँ बाप के साथ। लड़की की उम्र महज करीबन 7 साल होती है। 7 साल की उम्र में वो लड़की वहां पर उस खंडर पड़ी हुई हवेली को देखकर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उस लड़की के मुंह से झाग आने लगता है, उसकी गर्दन इठने लगती है। माँ बाप घबरा जाते हैं। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? बेटी को होश में करने की कोशिश की जाती है और बेटी को जब होश में किया जाता है तो वो लड़की ऐसी ऐसी बातें माँ बाप के सामने कहती है कि माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, कानून भी इस घटना में अपना हस्तक्षेप करता है और जब कानून इस घटना में अपनी देखरेख करता है या अपनी तरफ से कार्रवाई करता है तो ये घटना अखबार की सुर्खियां बटोर लेती है। ये क्या घटना थी? वो लड़की ऐसा क्या बताती है कि कानून को बीच में आना पड़ता है? दोस्तों, जब इस घटना को आपको बताऊंगी तो ये घटना आपको बिल्कुल फिल्मी लगेगी, लेकिन इस घटना के साक्ष्य और सबूत बहुत कम छोड़े गए हैं। वो भी बताऊंगी कि क्यों कम छोड़े गए हैं और इस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी देती हूँ। ब्रिटिश जो हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी थी, उस समय की ये घटना है जब अंग्रेज हमारे देश में राज किया करते थे और शायद हमारे ही देश के कुछ जाने माने लोग अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। दोस्तों, अब इस बात में नवाबों की भी थोड़ी सी कहते हैं कि नवाबों का भी हाथ था। बहुत सारे जमींदार थे जो अंग्रेजों के लिए गांव के लोगों पर अत्याचार किया करते थे। गांव के लोगों के लिए गांव के लोगों से पैसा उगा कर कुछ पैसा अपने पास रखा करते थे, कुछ पैसा ब्रिटिश हुकूमत को दिया करते थे। ये कहानी बिल्कुल 100% सत्य है। कुछ लोगों का कहना है, उन लोगों की बातें मैं भी उनके कमेंट पर यकीन नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई, आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहिए, लेकिन हम जो भी सर्च करते हैं वो सत्य के साथ सर्च करते हैं। चलिए, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ ब्रिटिश जो हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत या अंग्रेजों का शासन चल रहा था वहां पर चलना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमींदार की मैं आपसे बात करूंगी। एक बहुत बड़ा जमींदार होता है, जिस जमींदार का नाम बीर सिंह होता है। बीर सिंह होता है और बीर सिंह बहुत पैसे वाला था। अंग्रेजों के लिए वो काम करता है। आपसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर किशनगढ़ बांस अलवर जिला की कहते हैं कि नवाबों की इन्हें कहा जाता है। नवाबों की जो हवेली होती है, इस हवेली के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। 7 चौक की इसे हवेली भी कहते हैं। इसके बारे में या इससे कुछ हटकर, क्योंकि घटना बहुत पुरानी है तो विस्तार से इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वहां पर एक नाम बदलकर मैं आपको बता रही हूँ। नाम बदलने के बहुत कारण है, आप समझ जाओगे जब पूरी घटना को समझोगे तो। यहाँ पर मैंने नवाब का नाम बीर सिंह रखा है, माफ करना, ये नाम इस्तेमाल कर रही हूं मैं। तो यहाँ पर अब आपको बताती हूँ कि एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं। जमींदार जो होते हैं वो अपना पूरा, कहते हैं ना कि एक राज्य की तरह रहते हैं। इस 7 चौक की हवेली में बहुत सारी तहखाने हैं, बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में जानकर बहुत ही ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे राज दफन हैं आज भी। दोस्तों, यहाँ पर ये नवाबों के घर भी रहे थे, नवाबों का घर भी रहा था, लेकिन अब फिलहाल हाल ही में ये बहुत झज्जर और खंडर हालत में है। इसका कौन हिस्सेदार है या कौन नहीं है ये नहीं पता है। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि जब ये नवाबों की जागीर रही थी तो नवाब जमींदार भी होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों से पैसा वसूलते हैं, अनाज वसूलते हैं, बिना थोड़ा था तो ज्यादा लेते हैं, ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं। गरीबी में अमीर लोगों से पैसा लेना भी पड़ता है, उसमें ये जो अंग्रेजों को सहारा देते हैं। अब यहाँ पर एक गांव होता है पासी का, जो किशनगढ़ बांस जो है उसमें गांव होता है और गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़की होती है मीरा।
हाँ, मीरा होती है। और दोस्तों मीरा के जो परिवार वाले हैं वो बहुत ही आम और गरीब होते हैं, यानी उनके पास पैसा कम होता है। वो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करते हैं और जिम्मेदार के लिए ही कमा रहे हैं, यानी एक तरीके से आप ये लगा लीजिए। अब मीरा जो थी उसके लंबे बाल, मीरा बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं ना कि कभी कभी झोपड़ियों में हीरे जवाहरात की तरह बच्चे बहुत सुंदर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मीरा बहुत खूबसूरत थी, मानो साक्षात देवी धरती पर उतर आई हो। उसके बाल भी बहुत लंबे थे। माँ हमेशा मीरा को गंदे कपड़े पहना कर रखती थी। गंदे कपड़े क्यों पहना कर रखती थी? क्योंकि मीरा की माँ को डर था कि जमींदार की अगर मेरी बेटी पर नजर पड़ेगी तो जमींदार मेरी बेटी के साथ गलत कर सकता है, क्योंकि ये जमींदार जो है ये बहुत ही ज्यादा निहायती बदतमीज है। इसके अंदर बिल्कुल भी लोगों के लिए मान सम्मान नहीं है, किसी की आबरू और इज्जत को ये समझता नहीं है। और दोस्तों गरीबी में हर कोई, कहते हैं ना कि गरीब की तो बहन भी भाभी और अमीर की भाभी भी बहन बन जाती है, ये कहावत सत्य होती है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। जो मीरा के बाबा होते हैं वो इस जमींदार से नाम ना ले तो ही बेहतर है, तो वो इस जमींदार से पैसे उधार लेते हैं। अब उस समय पैसे बहुत कम थे। कानून का जो अंग्रेजों का शासन था वो चल रहा था। अब यहाँ पर लिए थे भाई 1 आना 2 आना, जो इस तरह के कुछ पैसे लिए होंगे, लेकिन चौगुना और 5 गुना दे दिया था। लेकिन जमींदार का पेट नहीं भर रहा था। थोड़ी बहुत जमीन जो मीरा की होती है, मीरा के पापा की, वो जमीन भी वो मीरा के पापा से हड़प लेते हैं। मीरा के पापा अपना कर्ज चुकाते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है। अब तक उस जमींदार की मीरा पर नजर नहीं पड़ी थी। दोस्तों यहाँ पर तभी वो जमींदार कहता है कि तेरे पास कोई बेटी भी है? तो यहाँ पर ये मीरा के पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मालिक, मेरी बेटी तो है लेकिन शादी के योग्य हो चुकी है और उसके लिए मैंने एक लड़का तलाश लिया है। मेरे यहाँ पर जमींदार कहता है कि क्या है लड़के का नाम? तो वो कहता है कि राजेंद्र उस लड़के का नाम है। राजेंद्र यानी शुद्ध भाषा में आपको बताऊं, राजेंद्र तो हम एक ऐसी भाषा में बोल देते हैं। यहाँ पर जमींदार कहता है क्यों, तुमने अपनी बेटी को हमें नहीं दिखाया? तो यहाँ पर ये कहता है मीरा का पिता कि मेरी बेटी तो बहुत बदसूरत सी है, कहाँ वो ऐसी कहाँ है। अब यहाँ पर जमींदार को पता नहीं क्यों इसकी बातों में रुचि आने लगती है। इसके बाद यहाँ से ये जो मीरा के पिता है वो आ जाते हैं पैसों को लेकर, पत्नी को पैसे को देते हैं कि बेटी की शादी करनी है। उधर जमींदार इस किसान की बेटी के बारे में पूछने लगता है। दोस्तों जब जमींदार इस किसान की बेटी के बारे में पूछता है तो और लोगों ने इस लड़की को देख रखा था, तो वो वर्णन करने लगते हैं इस जमींदार के यानी इस किसान की बेटी का, जो एक मेहनत मजदूरी कर कर अपने गुजारा किया करता था। थोड़ी सी जमीन थी वो भी बिक चुकी थी। तो जब वो वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि वो तो मृगनयनी है, बहुत मोटी आंखें हैं, हिरन जैसी उसकी चाल है, बड़ी सुंदर है, लंबे केस हैं, गोरे हाथ हैं, गोरा चिट्टा बदन है, लगता नहीं है कि ये इस किसान की बेटी होगी। जैसे ही वर्णन किया जाता है तो यहाँ पर जो जमींदार होता है उसकी आंखों में उस लड़की के लिए भूख बढ़ने लगती है। भूख जब बढ़ती है, सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ, उस समय ऐसी चीजें हुआ करती थी, कोई माने या ना माने। अब भूख जब बढ़ती है तो जमींदार खुद परखना चाहता है। अब ये लड़की घर से पानी लेने के लिए गई है, शादी नजीक आ रही है और यहाँ पर राजेंद्र भी मीरा से बहुत प्रेम करता है, यानी रिश्ता तय हो चुका था। लेकिन जमींदार जैसे ही अपने घोड़े से वहां पर चुपके से पहले ही खड़ा हुआ था जहां पर गांव की महिलाएं आती हैं, लेकिन मीरा आज नहीं आई थी। कई दिन जमींदार इंतजार करता है, लेकिन जब जमींदार मीरा पर अपनी दृष्टि डालता है तो जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमींदार बावला हो जाता है, इतनी सुंदर कन्या और मुझसे रह गई। जमींदार को लोभ लालच आने लगता है। जमींदार की जो अंदर की भूख थी, हवस थी, वो बढ़ने लगती है। दोस्तों जमींदार अब सपने में भी मीरा को ही देखता है। कितनी सुंदर थी, क्या कदकाठी थी, ऐसी लड़की तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। और सच में ही मीरा जितनी सुंदर थी, इतनी सुंदर लड़की पूरे गांव में नहीं थी, आसपास के इलाके में नहीं थी। अब दोस्तों जमींदार चाहे पूरी जमीन या पूरी जो उसकी संपत्ति थी वो चली जाए, लेकिन इस लड़की के साथ उसे वक्त बिताना था। जमींदार मीरा के पिता को बुलाते हैं। मीरा के पिता से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आना होगा और मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। वो डायरेक्ट ही कहता है,
जमींदार के सामने किसान पैरों में गिर जाता है। मालिक, ऐसा अन्याय मत कीजिए, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? जमींदार ने कहा, कुछ भी करो, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। तुम जितना पैसा, जितना सोना, तुम सोने के सिक्के लोगे ना, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ बेटी को अंग्रेजों से बचाना था, जो गोरे मैं क्या कहूं उनके बारे में, उन्होंने जो हमारे देश में किया, और एक तरफ अपने ही जो अपने खून था ना, यानी है तो हम सब भाई भाई, उनसे भी बेटी को बचाना अब दूभर हो रहा था। जमींदार ने ऐलान कर दिया था कि मैं तुम्हारी बेटी जरूर लेकर रहूंगा। इसने कह दिया था, मालिक, हम अपने आप को आग लगा लेंगे, लेकिन आपको अपनी बेटी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन घर आकर मीरा का बाबा बहुत रोता है। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे राक्षस की मेरी बेटी पर नजर पड़ी है कि वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। मीरा के पापा को बहुत आभास था, अब मीरा का पापा चुपके से, जो मीरा के बाबा होते हैं, शादी को 3 दिन में ही निपटा देना चाहते हैं। दोस्तों, जमींदार ने मीरा के बाबा के घर पर लोग लगा रखे थे। पता चल जाता है कि मीरा की शादी 3 ही दिन में है। तभी रात आती है। शादी से 2 दिन पहले यहाँ पर खुद जमींदार जाता है मीरा को अगवा करने के लिए। अब ये मामला और तरीके से सुलझाया जा रहा था। मीरा को रात के वक्त अगवा किया जाता है। दोस्तों, मीरा को जब अगवा किया जाता है तो जमींदार देखकर व्याकुल हो जाता है। मीरा को जबरन वहां से उठाया जाता है और उठाने के बाद हवेली में बंद कर दिया जाता है। मीरा को जब हवेली में बंद किया जाता है तो मीरा के बाबा सबसे चीख चीख कर कहते हैं, मेरी बेटी जमींदार के घर में है, लेकिन किसी की हिम्मत जो जमींदार के विपरीत खड़ा हो जाए, किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं थी। मुझे लग रहा है ये घटना मेरी आंखों के सामने तैर रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार की बातें सबको सच्ची लगती हैं और जिम्मेदार के घर जाकर ये बाप विलाप करता है, मेरी बेटी दे दो। अंग्रेजों से कहा तो वो भी कहाँ मानने वाले हैं, ये भी तो उनके ही तलवे चाटता है। इसके बाद मीरा के पापा सोचते हैं, बाबा, कि अगर मैं अंग्रेजों के पास गया तो वो भी मेरी बेटी का दुरुपयोग करेंगे और मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा होगा। एक पिता मायूस, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मीरा के साथ वो कहते ना कि उस व्यक्ति ने, उस जमींदार ने वो सब कुछ किया। ये मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और मीरा के साथ बदतमीजी की जाती है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन मीरा ने जब तक वो गई थी अन्न पानी को त्याग दिया था। दूसरी तरफ जो राजेंद्र होता है वो पागल हो जाता है मीरा के वियोग में। वो कई बार उस हवेली में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मीरा को नहीं छुड़वा पाता है। दोस्तों, इसके बाद मीरा अपने आप को ही अपने कांच की चूड़ी से इस दुनिया से दूर भेज देती है। उसके शरीर के साथ जो बर्बरता की गई थी, अब यहाँ पर ये जमींदार होता है, मीरा के शरीर पर पत्थर बांधकर मीरा को कुएं के अंदर धकेल देता है और मीरा वहां पर समाप्त हो जाती है। मीरा इस दुनिया से चली जाती है। कुछ दिन बाद राजेंद्र भी मीरा के प्यार में, वियोग में पागल होकर इस दुनिया से वो भी चला जाता है। लेकिन अब बात आती है 1985 की। 1985 में एक 7 साल की लड़की जो इसी गांव की होती है जिस गांव की मीरा थी, और कहते हैं कि इन सब बीच में, यानी 1985 जब आता है तो इससे करीबन ये 30 या 35 साल पहले की बात होती है जब मीरा के साथ ये हादसा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद ये लड़की इसी गांव में जन्म लेती है और ये लड़की यहीं पर रहती है। कहते हैं कि उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है, उसके बाद ये लड़की इस हवेली के सामने से गुजरती है जो 1985 की ये घटना होती है, यानी देश आजाद हो चुका था और ये हवेली कहीं ना कहीं लोगों से दूर कट रही थी। यानी आजादी के बाद बहुत सारी संपत्ति, आप लोगों को भी पता है, कानून ने अपने कब्जे में ली थी। तो यहाँ पर ये लड़की जो इस गांव में जन्मी थी, ये लड़की इसके सामने, इस हवेली के सामने बेहोश होकर गिर जाती है। जब इसे होश में किया जाता है तो होश में आने के बाद ये जो लड़की होती है अपने माँ बाप से कहती है कि इस कुएं के अंदर एक शव है, उस शव को निकलवाओ और वो मेरा ही शरीर है। और ये बताती है कि मेरा नाम मीरा था,
मीरा के साथ ये हादसा हुआ तो गांव की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर कई दिनों तक इस लड़की की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई इसके ऊपर ऊपरी शाया बताता है, कोई कहता है इसके अंदर प्रेत है, कहते हैं कि मीरा की आत्मा उस गांव में भटकती रहा करती थी। इस तरह का भी अनुभव लोगों ने किया था। आज ये हवेली बिल्कुल जर्जर और खंडर हुई पड़ी है, लेकिन इस हवेली में जो कांड हुआ था इसके बारे में ना ही तो कोई कहीं पर आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि इस हवेली के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं और इसके बारे में इस बात को कोई भी नहीं कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के गिरेबान पर दाग झलकेगा, तभी हमने इनके बारे में आपको नाम नहीं बताए हैं। नाम बताएंगे तो फिर विवाद होगा, बवाल होगा। लेकिन एक घटना आपको क्यों बता रहे हैं कि कहते हैं कि समय कितना भी निकल जाए, लेकिन जो आत्मा अपने आप को साबित करना चाहती है, क्योंकि गांव में ये हो जाता है कि फलाने की बेटी भाग गई है मीरा, तो मीरा को इस बात से शायद बहुत अफसोस होता है मरने के बाद भी। उसके बाद ये 7 साल की लड़की, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, ये लड़की वहां पर बेहोश होती है। बेहोश होने के बाद जब बताती है और जब कानून पर दबाव डाला जाता है, जब यहाँ पर खुदाई की जाती है, तो सच में ही उसके अंदर एक कंकाल निकलता है। दोस्तों जब ये कंकाल निकलता है तो इस कंकाल के ऊपर जो मीरा के परिवार वाले थे उनके ऊपर भी टेस्ट किया जाता है। 1985 की बात थी, उस समय चीजों को यानी संतुलित किया जा रहा था, चीजों को सही स्थिर किया जा रहा था। देश में जो कुछ बीता था आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन कहते हैं उस समय जब जांच पड़ताल की गई थी तो यहाँ पर ऐसी चीजें तो निकल कर नहीं आई, लेकिन उस कंकाल के वो लड़की ने कहा कि इसके अंदर कंकाल है। 7 साल की लड़की थी, कंकाल जाने कितने सालों से इसके अंदर बंद था, 30-35 साल से। उस लड़की ने कहा कि ये मीरा का कंकाल है। अब उस समय डीएनए का तो कोई चलन नहीं था, उस समय कहाँ था चलन। अब इसके बाद यहाँ पर इस लड़की के ये कहती है कि पैरों में पायल है, वो साफ साफ बताती है पैरों में पायल है, हाथों में कंगन भी है, क्योंकि वो उस समय दुल्हन बनने जा रही थी। तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके हाथ में कंगना भी बांधा गया था, जो परंपरा होती है हमारे इसमें। तो दोस्तों जब उसको खोला जाता है तो कंगने में कुछ लोहे की चीजें थी जो जंग लगकर वो आज भी बरकरार थी, लेकिन पैरों में जो चांदी की पायल थी वो ऐसे की ऐसे ही कंकाल के पैरों में पहनी हुई थी। तो सबका ये मानना था कि ये हाँ मीरा का ही सब है। और यहाँ पर गांव वालों की आंखों में एक बात होती है कि ऐसे कैसे 7 साल की लड़की ने, कोई तो कहता है इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ है, कोई कहता है कि मीरा की आत्मा ने इसके शरीर के अंदर प्रवेश किया और तब इसने ये सारी जानकारी बताई। उसके बाद ये लड़की भी इन सारी चीजों को भूलने की कगार पर होती है, लेकिन वो कहती है कि मैंने उस समय ये सारी चीजें बताई थी और सभी को इन चीजों के बारे में मालूम हुआ। उस कंकाल को वहां से निकाला जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें सामने आती है। अक्सर चीजों की खुदाई करते समय कुछ कंकाल आ जाते हैं, नजर में आते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहोगे? क्या उस लड़की, जो 7 साल की लड़की जो जाते वक्त माँ बाप के साथ बेहोश होती है, दौरे जैसे उसको पड़ते हैं, क्या मीरा की आत्मा ने ये सब कुछ किया था या उस लड़की का पुनर्जन्म था? अगर पुनर्जन्म होता तो शायद वो और भी कुछ बताती, लेकिन वो और भी कुछ नहीं बताती है, वो यहाँ तक ही बताती है। मीरा की कहानी पहले से ही प्रसिद्ध थी, उसमें ये नई बातें, कंकाल वाली बातें ये 7 साल की लड़की जोड़ती है और वो अपनी मृत्यु की पूरी डिटेल या पूरी जानकारी सभी के सामने रखती है। दोस्तों ये वो घटना थी जो लोगों को झंझोर कर रखने वाली थी, जिसमें कानून ने भी अपने आजमाइश की और कानून ने भी देखा। लेकिन उस समय की परिस्थिति आपको पता है आज से 1985 में कैसा रहा होगा। हम जब छोटे थे, मेरा जन्म 1993 उसके बाद 96, 97, 98, यानी जब मैं छोटी थी तो उस समय पुलिस वालों से भी डर लगता था। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। मेरे नाना कहते हैं 2 रुपए में नौकरी करते थे मेरे नाना, पुलिस में थे मेरे नाना, मेरे मामा भी पुलिस में थे। तो बहुत कम तनख्वाह थी, बहुत कम ऐसी चीजें थी। पहले नौकरियां बहुत थी लेकिन लोग करते नहीं थे, देश संभल रहा था, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस घटना पर ना एक मूवी बनाए तो ये मूवी भी बन सकती है। अब आप बताइए कि पुनर्जन्म था या उसके अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश किया। नाम हमने इसीलिए नहीं बताए हैं क्योंकि उस हवेली से बहुत सारी बातें
जुड़ी हुई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा चैनल किसी विवादों में आए, लेकिन एक घटना तो हम आप लोगों के सामने रख ही सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये घटना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, उसके लिए माफ करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची रुचि स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।